हेलो दोस्तों, मैं ए.के. राणा IAS अकेडमी का डायरेक्टर और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करें, ना हो प्रॉब्लम तो भी कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं संसद की कार्यवाही। अब संसद की कार्यवाही कब से कब तक चलती है? तो संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होती है। आलसी होते हैं मंत्री तो 11 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे से शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3 सेशन इसमें रहते हैं। एक रहता है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, दूसरा यहाँ लंच हो जाएगा 1 बजे से 2 बजे तक लंच रहेगा, 1 से 2 लंच रहेगा। फिर तीसरा रहता है 2 से 6 बजे तक, ये लंच है। इसमें 2 घंटे हैं। मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक का है। 11 बजे से 12 बजे तक को बोलते हैं प्रश्न काल। क्या बोलते हैं? प्रश्न काल बोला जाता है, या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं अभी बताता हूँ। दूसरा है 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, ये ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं शून्य काल। क्या बोला जाता है? शून्य काल कहा जाता है। अब शून्य काल की परिभाषा क्या है? तो शून्य काल की परिभाषा है लंच के पहले के समय को और प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहते हैं। किसे बोलते हैं शून्य काल? लंच के पहले के समय को, प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, हमने संसद कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन से संसद ली तो पूछता है कि संसद में भारतीयों की क्या देन है? भारतीयों ने क्या दिया है? चुरा ली ब्रिटेन से। तो भारतीयों ने दिया है शून्यकाल, 1962 में दिया था, 1962 में भारतीयों की देन। शून्यकाल क्या है? भारतीयों की देन, 1962 में शुरू हुआ था। क्लियर है बात? दोबारा से देखो, संसद की कार्यवाही 11 बजे से 6 बजे तक चलती है। 11 से 1 बजे तक पहली पाली, 1 से 2 लंच रहेगा, 2 से 6 फिर चलेगी। 11 से 12 बजे वाले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, 12 बजे से 1 बजे वाले को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल की परिभाषा बताई थी, प्रश्नकाल के बाद का समय, लंच के पहले के समय को शून्यकाल कहते हैं। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। हमने संसद ब्रिटेन से लिए थे और ये शून्यकाल भारत ने लिया था। अर्थात क्वेश्चन बनता है कि संसद में भारतीयों की क्या देन है, तो आंसर आ जाएगा शून्य काल। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। संसद की कार्यवाही में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न। तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं भैया? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के। 3 के कौन कौन से? तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। बात समझ में आई? तारांकित प्रश्न किसे बोलते हैं? इसमें प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? मौखिक। उत्तर कैसे दिए जाएंगे? मौखिक ही चलेगा, मतलब सिर्फ बोल दिया प्रश्न और उसी में आपको आंसर दे देना है। अतारांकित के भी 2 होते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो लिखित या फिर मौखिक, लिखित या फिर मौखिक पूछा जाएगा। उत्तर, तो उत्तर रहेगा मौखिक। अब अल्प सूचना के प्रश्न में प्रश्न जो है वो 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। 10 दिन पूर्व सूचना देकर लिखित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। आंसर मौखिक भी दे सकते हो या फिर लिखित भी दे सकते हो। यहाँ भी लिखित भी दे सकते हैं आंसर। ये है आपका प्रश्न।
देखो प्रश्न कितने प्रकार के, हमारा क्वेश्चन था प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तारांकित प्रश्न, नंबर 2 अतारांकित प्रश्न, नंबर 3 अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछते हैं, आंसर भी कैसे दिए जाएंगे, मौखिक दिए जाएंगे। अतारांकित प्रश्न में प्रश्न लिखित भी पूछा जा सकता है या फिर मौखिक भी पूछा जा सकता है, किंतु आंसर लिखित या मौखिक दोनों दे सकते हैं। अल्प सूचना का प्रश्न जो विशेष है, 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, तब लिखित रूप में आंसर पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आप मौखिक लिखित कैसे भी दे सकते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि मंत्री कोई बाध्य नहीं है आंसर देने के लिए। यदि किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मंत्री बाध्य नहीं है। मंत्री मौखिक रूप में दे सकता है, लिखित रूप में दे सकता है, नहीं भी दे सकता, मना भी कर सकता है, उसे इस बात के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। अब प्रश्न हो गए, इसके बाद क्या रखे जाते हैं, विधेयक। संसद की कार्यवाही में विधेयक आते हैं, विधेयक रखे जाते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन है मेरा, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक 10 दिन की पूर्व सूचना पर केवल मंत्री पेश कर सकता है, मंत्री पेश कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक 1 माह की पूर्व सूचना पर संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सरकारी होता है और दूसरा होता है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है, 10 दिन की पूर्व सूचना पर केवल मंत्री पेश कर सकता है। सरकार का सदस्य मंत्री होगा, सरकारी आदमी पेश कर सकता है, मतलब मंत्री पेश कर सकता है, किंतु गैर सरकारी विधेयक 1 माह की पूर्व सूचना पर संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। क्लियर है बात, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की। चलिए, अब जो विधेयक संसद में रखे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया रखने के लिए, रखे जो जाते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। नंबर 2 धन विधेयक। नंबर 3 विनियोग विधेयक। नंबर 4 वित्त विधेयक। नंबर 5 संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण विधेयक आर्टिकल 107 में आता है। धन विधेयक 109 और 110 दोनों में आता है। 109 में रखा जाता है 109 के द्वारा, 110 में परिभाषा दी गई है। विनियोग विधेयक 114 में, वित्त विधेयक 117 में, संविधान संशोधन विधेयक 368 में आता है। साधारण विधेयक, अब इनकी परिभाषा समझ लो किसे कहते हैं साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के लिए प्रथम दृष्टया संसद में जो भी विधेयक रखा जाता है उसे साधारण विधेयक कहते हैं। प्रथम दृष्टि में जो भी संसद में विधेयक रखा जाएगा उसे साधारण विधेयक कहेंगे, आर्टिकल 107 के तहत। धन विधेयक, धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, किंतु इस धन विधेयक के मामले में अंतिम निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा।
विनियोग विधेयक, निधियों में से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है, आर्टिकल 114 में आता है। वित्त विधेयक, बजट को पारित करने के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है, आर्टिकल 117। संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, आर्टिकल 368 के द्वारा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लो। विधेयक 5 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक जो अनुच्छेद 107 में आता है, धन विधेयक 109 में के द्वारा रखा जाता है, 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। विनियोग विधेयक 114 में आता है, वित्त विधेयक 117 में आता है, संविधान संशोधन विधेयक 368 में आता है। प्रथम दृष्टया जो विधेयक रखा जाता है उसे साधारण विधेयक कहते हैं। धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, किंतु इस मामले में अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। विनियोग विधेयक, निधियों से पैसा निकालने के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक, बजट को पारित करने के लिए जो विधेयक रखा जाएगा उसे वित्त विधेयक कहते हैं। संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। क्लियर है? देख लीजिएगा। एक शब्द आया बजट। देखो बजट के लिए, बजट संविधान में बजट शब्द का उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। अब इसके स्थान पर क्या है? आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं बजट। तो बजट शब्द का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बजट के लिए क्या शब्द आया? अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। एक क्वेश्चन बनता है, भारत का बजट कैसा होता है? भारत का बजट कैसा है? तो कैसा है? शून्य आधारित है। शून्य आधारित है। शून्य आधारित मतलब अगर 100 रुपये सरकार ने कमाए तो 100 रुपये योजना पे बना देती है, बचता है शून्य, इसीलिए इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन था? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कुल 8 बार बजट पेश किया है। ठीक है। प्रथम बार बजट किसने पेश किया था? सबसे पहले बजट, सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था? तो यहां 2 चीजें, एक तो स्वतंत्रता के बाद, एक स्वतंत्रता से पहले। सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन चमड़े की थैली में जो बजट लेकर के गए थे, जब से अब तक प्रथा खत्म की है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण लाल रंग के कपड़े में बजट को लेकर के गई थी, लेकिन उससे पहले जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले चमड़े के थैले में बजट पेश किया था। तब से चमड़े के थैले में बजट आता था। और स्वतंत्रता के पश्चात आता है षणमुख चेट्टी ने बजट पेश किया था। क्लियर है बात? तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार है? 1 बार भी नहीं है। बजट शब्द के लिए संविधान में क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहां पर है? 112 में। भारत में बजट कैसा होता है? शून्य आधारित बजट होता है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोरारजी देसाई, कुल 8 बार। भारत में सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के कहने पर उस समय पहली बार इनकम टैक्स लगा था भारत में। जिन लोगों की आय 500 रुपये वार्षिक थी उन पर इनकम टैक्स लगाया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसने पेश किया था? षणमुख चेट्टी ने। क्लियर है बात? लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं निधियों की। किसकी बात कर रहे हैं? निधियां।
अब ये मैं सोच रहा ना मैं किसी लड़की का नाम लिख रहा हूँ, निधिया लड़की, निधि होती है लड़की का नाम, यहाँ निधि संविधान के अनुसार चल रही है, तो हम संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं निधियों की, ठीक है। कभी ये समझ ले लो मैं किसी लड़की का नाम लिख लिया, नालायकी तो तुम में भरी पड़ी है। चलिए निधियाँ, निधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की निधि है। एक होती है संचित निधि, संचित निधि। एक होती है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। तीसरी होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि का उल्लेख 266 क में मिलता है, लोकलेखा निधि का उल्लेख 266 ख में मिलता है और आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में। सबसे पहले तो ये जान लो निधि किसे कहते हैं, निधि किसे बोलते हैं। मतलब ये है कि सरकार ने 100 रुपये कमाए थे, 100 रुपये खर्च कर दिए, 100 रुपये कमाए, आए 100 रुपये आए सरकार के पास और 100 रुपये सरकार ने खर्च कर दिए, सरकार के पास कितना बचा? शून्य। अब मान लो बाढ़ आ गई, क्या हुआ? बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई या कोरोना आ गया। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस पे जो खर्च होगा इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो जैसे हम अपनी सेविंग रखते हैं कि ऐसी कोई अचानक से कोई विपत्ति आ जाए और हमें पैसा फिर उधार लेना पड़े, कोई दे या ना दे, ऐसे समय में बचत रखते हैं, तो ऐसे ही समय के लिए सरकार भी पैसा बचा करके रखती है, उन्हीं को बोला जाता है निधि। क्या बोला जाता है? निधि। आरबीआई के अंडर में होती है, आरबीआई में जमा होता है ये पैसा निधियों। क्लियर है बात? अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, संसद पे कंट्रोल होता है। लोक लेखा निधि के लिए भी किसका होता है? संसद में जाना पड़ेगा। आकस्मिक निधि किसी के अंडर होती है? राष्ट्रपति की। किसके अंडर होती है? राष्ट्रपति के अंडर होती है। संचित निधि से वेतन दिए जाते हैं। लोक लेखा निधि की गारंटी के आधार पर, गारंटी पर सरकार कर्ज लेती है, सरकार कर्ज लेती है। और आकस्मिक निधि सबसे अधिक, सबसे जल्दी पैसा निकाला जा सकता है। इससे क्या होता है? सबसे जल्दी पैसा निकाला जा सकता है। देखो निधियां आरबीआई के अंडर में होती हैं। 3 प्रकार की निधि है, संचित निधि है, लोकलेखा निधि है, आकस्मिक निधि है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 क में है, लोकलेखा निधि का उल्लेख 266 ख में है, आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में। संचित निधि और लोकलेखा निधि से पैसा निकालने के लिए संसद में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा, तत्पश्चात पैसा निकल सकता है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति के अंडर होती है। संचित निधि से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, अन्य अधिकारियों को वेतन मिलते हैं, तो वेतन जो संचित निधि से मिल दिए जाते हैं। लोकलेखा निधि के आधार पर सरकार विदेशी या देशी, राज्य मतलब भारत से अंदर या फिर भारत के बाहर से कहीं से अगर पैसा लेती है तो गारंटी किसकी देती है? लोकलेखा निधि की। जैसे हम कोई लोन लेने जाए और लोन के लिए दुकान, मकान या ज़मीन के कागज रखने पड़ते हैं, ऐसे यहाँ भी होता है कि गारंटी देनी पड़ती है। आकस्मिक निधि से सबसे जल्दी पैसा निकाला जा सकता है। क्लियर है? देखो बात करते हैं संसदीय भाषा की। संसद में भाषा कौन सी चलती है? तो संसदीय भाषा अनुच्छेद 120 में इसका उल्लेख है, 120 में। संसदीय भाषा कौन सी आती है? 2 चलती है। कितनी भाषाएं? 2 भाषाएं, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी। क्लियर है? संसद की भाषा कौन सी आएगी? अनुच्छेद 120 में 2 भाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 15 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जानी थी। मतलब 15 वर्ष कब? 1950 में लागू हुआ, 15 वर्ष लगा लो, 1965 में अंग्रेजी क्या हो जानी चाहिए थी? समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन समाप्त नहीं की गई। इससे पहले ही एक अधिनियम ले आए, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963। और राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में निरंतरता प्रदान कर दी गई।
दोबारा देखो, संसदीय भाषा किस आर्टिकल में? 120 में। कितनी संसद में भाषा चलती है? 2। एक हिंदी चलती है और दूसरी चलती है अंग्रेजी। अंग्रेजी कब समाप्त होनी थी? 15 वर्षों के पश्चात संविधान लागू होने के। संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। 15 साल मतलब 1965 में समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेजी के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया। पूछा गया क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम भारत में कब आया था? 1963 में। और इसके द्वारा अंग्रेजी को निरंतरता, संसदीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को निरंतरता प्रदान कर दी गई। क्लियर है? चलिए देखिएगा, इसके बाद आती है सूची। सूची होती है 3। कितनी सूची है? 3। चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची में विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा है। 3 सूचियां होती हैं। एक होती है केंद्रीय सूची, दूसरी है समवर्ती सूची, तीसरी है राज्य सूची। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या संसद को है। समवर्ती सूची पर संसद भी बना सकती है और विधानसभा भी, राज्य की विधानसभा भी बना सकती है कानून। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है, विधानसभा को। केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? 100। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 66। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 51। और 61। तो दोबारा से समझिएगा, सूची, सूचियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? किस अनुसूची में मिलता है? चौथी अनुसूची में मिलता है। सूची कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा दोनों को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है। केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 51 और राज्य सूची में 61 विषय हैं। अब एक बात आती है कि राज्य सूची के किसी विषय को, मान लीजिए समवर्ती सूची में डालना है या केंद्रीय सूची में डालना है, तो क्या होगा? कैसे डाल सकते हैं? मान लीजिए यहाँ से मैं कृषि उठा लूँ, कृषि, मेले, यहीं के विषय हैं। कृषि और मेले को, मुझे कृषि को उठा करके समवर्ती सूची में डालना है, तो कैसे डालोगे? देखो, अनुच्छेद 249 के तहत 249 के द्वारा राज्यसभा को अधिकार दिया गया है। किसे अधिकार मिला? राज्यसभा को, कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। मतलब ये है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा एक प्रस्ताव रखेगी, उस प्रस्ताव को यदि 2/3 से पारित हो जाता है तो राज्य सूची के किसी विषय को समवर्ती सूची में या केंद्रीय सूची में डाला जा सकता है। कई बार क्वेश्चन बना है, शेयर मार्केट किस सूची का विषय है? तो किसका है? केंद्रीय सूची का। रक्षा किस सूची का विषय है? केंद्रीय सूची का। समवर्ती सूची से पूछता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये भी समवर्ती सूची का। स्टाम्प ड्यूटी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। कृषि किसका है? राज्य सूची। मेले किस में आते हैं? राज्य सूची। क्लियर है? लिख लीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक संसद की कार्यवाही समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। मेरे चैनल राणा IAS अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि वो भी आने वाले एग्जाम में इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।